नमस्कार दोस्तों। आज पार्ट टू का भी डिस्कशन हम कर लेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन पढ़ लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न है कि 15/2/2021 को, ठीक है, 15 तारीख दूसरा महीना 2021 को ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 1 लाख 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। तो कहता है कि 15/2/2021 को ए लिमिटेड ने इशू जारी किए हैं 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख, उन्होंने 1 लाख 9% डिवेंचर 100 वाले जारी किए हैं। ठीक है, और 6% डिस्काउंट पे जारी किए हैं, इशू किए हैं। रिडीमेबल आफ्टर एट पार आफ्टर 3 ईयर। तो कह रहा है कि वो रिडीमेबल करेंगे पार पर, 3 साल बाद पार पर रिडीम करेंगे, यानी ऋण को पुनः लौटा देंगे। ठीक है, द फुली अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड, कह रहे पूरे पैसे ना चुकाने हैं एप्लीकेशन पर ही, पूरे पैसे चुकाने हैं। ठीक है, एंड द डिबेंचर वर इशू ऑन 15/3/2021। और डिबेंचर कब जारी किए हैं? तो 15/3/2021 को जारी किए हैं। पास द जर्नल एंट्री फॉर द अबोव ट्रांजेक्शन। कहता है ऊपर का जो भी लेन देन है उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो एक तो हमने इशू किया है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, और एप्लीकेशन पर ही सारे पैसे मांग लिए गए हैं, इसी की जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो पेपर में हम जो जर्नल एंट्री पास करते हैं तो जिसका पास कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, ए लिमिटेड जर्नल, डेट डाल देंगे, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से कि आपने 1 लाख 9% डिवेंचर 100 वाले जारी किए हैं और 6% डिस्काउंट पे जारी किए हैं। तो 100 रुपये पे 6 रुपये डिस्काउंट दोगे, यानी आप 6%, तो आपको 6 रुपये प्राप्त होने हैं। 1 लाख, मतलब 6 रुपये प्राप्त नहीं होंगे, 94 रुपये प्राप्त होंगे। तो जो हम डिवेंचर जारी करते हैं तो पैसे आने की एंट्री होगी, डेट डाल देंगे 15/2/2021 को। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 1 लाख डिवेंचर @94 रुपीज़ ईच। उसके बाद आपको 1 लाख डिवेंचर जारी किए हैं, 100 रुपये के थे लेकिन 6 रुपये डिस्काउंट है, तो आपको केवल रिसीव होंगे 94 रुपीज़। तो आप 94 को 1 लाख से गुना करोगे तो 94 लाख आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर डेट लिखी थी कि 15/3/2021 को सारे पैसे जो है एप्लीकेशन पे ही रिसीव करने हैं। तो ये जारी करने का डेट था, अब पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे, मतलब ये पैसा आने की थी, और अब यहाँ पे डिवेंचर अलॉट करने की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये 94 लाख। और क्योंकि हमने डिस्काउंट पे जारी किया है और ये हानि है, तो हम हानि की एंट्री करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। तो 94 लाख में 6 लाख का नुकसान हो गया, टोटल हो जाएगा 100 लाख की एंट्री से, यानी 1 करोड़। पेपर में कई बार क्या होता है कि ये जो डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर है, ये जो हानि है जिसे डेबिट किया गया है, इस हानि को राइट ऑफ करने को कहेगा। तो इस को राइट ऑफ करने के लिए जर्नल एंट्री की जाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट। तो इससे जो खाता होता है ये बंद हो जाता है और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर वो कहेगा कि जो भी हानियां हैं या डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर है या लॉस ऑन इशू डिवेंचर है, इसको राइट ऑफ करना है, तो आपको जर्नल एंट्री करनी होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 11वां, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट
फ्रॉम द फॉलोइंग्स ऑफ आइटम्स ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग लेडीज क्लब। तो यंग लेडीज क्लब का आपको रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ दिया हुआ है। आगे लिखता है प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो 31/3/2020 को आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, यंग लेडीज क्लब का बनाना है। और नीचे जो आइटम दिए हैं ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के कुछ आइटम दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला है जैसे सैलरी पेड। तो सैलरी पेड करना क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ आएगा, तो एक्सपेंडिचर होता है ये, तो खर्चे की साइड आएगा, तो एक्सपेंडिचर डेबिट साइड लिखते हैं, तो इसमें इस साइड लिख देंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकुलर की जगह एक्सपेंडिचर लिख देंगे और यहाँ इनकम लिख देंगे, ठीक है। तो आपको सैलरी पेड करने से पैसा जाता है, खर्चा होता है 50,000 रुपये, आप यहाँ लिख देंगे टू सैलरीज 50,000 और ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे पहले यंग लिमिटेड क्लब का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है और फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020 का है, ठीक है। तो सैलरी पेड में आप डाल दोगे टू सैलरीज 50,000। अगला है लाइटिंग और हीटिंग का खर्चा है 5,000, तो ये भी यही एक्सपेंडिचर साइड में डाल देंगे टू लाइटिंग एंड हीटिंग 5,000। ऐसे अगला है प्रिंटिंग और स्टेशनरी इंक्लूडिंग 500 रुपये फॉर द प्रीवियस ईयर। कहता है प्रिंटिंग और स्टेशनरी के 3500 है, लेकिन 500 रुपये जो है पिछले साल के हैं। तो जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये करंट ईयर के ही खर्चों को दिखाता है, चाहे वो कैश बेसिस पे हो या वो मतलब कैश बेसिस के साथ साथ एक्रूअल बेसिस भी इसमें शामिल किया जाता है, यानी कैश के लेन देन के साथ क्रेडिट का लेन देन भी लिखा जाता है, सिर्फ करंट ईयर के पैसे आना जाना ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो आपको अभी ये जो खर्चा किया आपने प्रिंटिंग और स्टेशनरी का 3500, इसमें 500 पिछले साल के हैं, तो इस साल के सिर्फ कितने हुए, तो 3500 में से पिछले साल वाले घटा दोगे 3,000। तो आप लिखोगे प्रिंटिंग और स्टेशनरी 2 और लेस कर दोगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, तो 3500 में से आपका 500 कम हो जाएगा 3,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 40,000 का, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें इंक्लूड है 2,000 रिसीव इन द एडवांस, हमने 2,000 एडवांस ले रखा है और 5,000 रुपये फॉर द प्रीवियस ईयर का भी ले रखा है। तो ये दोनों पैसे इस साल के नहीं हैं, तो यहाँ पे 40 में से माइनस करना होगा। और ये पैसा क्या होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इनकम होती है, तो इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन रखेंगे 40, उसमें से जो हमने एडवांस लिया है 2,000 वो भी लेस कर देंगे क्योंकि वो इस साल से संबंधित नहीं है। और ऐसे ही पिछले साल का जो हमने ये जो 5,000 रुपये लिखा था कि प्रीवियस ईयर का है, तो ये भी आपका लेस हो जाएगा प्रीवियस ईयर का एरियर यानी आउटस्टैंडिंग। फिर आप इसके बाद देखोगे क्या कोई नोट सोट्स या एडजस्टमेंट दी है इसके ऊपर, तो आप पाओगे नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि लिखा है कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन जो बकाया है इस साल के एंड में वो 8,000 है, ठीक है। तो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर और 31/3/2020 को और 8,000। तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग इनकम होती है वो ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे ऐड लिख देंगे एरियर या आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 8,000। तो 40 में से 2 और 5 घटा के 8 जोड़ देंगे 41,000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी नेट प्रोसीड्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रिफ्रेशमेंट रूम के आपको पैसे प्राप्त हो रहे हैं 45,000, तो आपकी इनकम है इसी साइड लिखी जाएगी। टू नेट प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम 45,000। ऐसे यहाँ पे लिखता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये खर्चा है 16,000, तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू मिसलेनियस एक्सपेंस 16,000। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर हाफ ईयर, कहता है हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट पेड किया गया था वो 1,200 है। और यहाँ पे आप एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो इस पर एक और एडजस्टमेंट था कि हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग, आधे हाफ ईयर का और बाकी है, तो अभी आधा दिया गया है 1,200, आधा और बाकी होगा तो 1,200 और आधा होगा। तो इंटरेस्ट पेड करना खर्चा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,200 रुपये हमने दे दिया था, आउटस्टैंडिंग ऐड कर लेंगे 1,200 और देना है 2,400 टोटल, ठीक है। रेंट और टैक्स में कहता है 1,000 रुपये प्रीपेड के इंक्लूड हैं, यानी 7,500 में आपके 1,000 रुपये प्रीपेड के हैं, तो आप प्रीपेड को इस साल का नहीं है इनकम, इसको आप खर्चे नहीं है लेस कर दोगे।
तो यहाँ पे लिखोगे टू रेंट एंड रेट्स 7500, उसमें से प्रीपेड वाला घटा दोगे 1000, तो 6500 आ जाएगा। ठीक है। लोकल रेंट रिसीव, तो लोकल रेंट रिसीव से आपकी इनकम होती है, तो पैसा आपको आ रहा है तो इनकम साइड में लिख देंगे यहाँ बाय आएगा, बाय लोकल रेंट रिसीव में आप 4500 लिख देंगे। ठीक है। तो लगभग आपका सारा एंट्री पूरा हो गया है। अब आप पेपर में अब दोनों साइड को जोड़ोगे, तो आप ये साइड जोड़ने पे पाओगे कि ये 90,500 आ रहा है, और ये साइड सब घटाने के बाद आपका 7,600 रुपये बच जाएगा। तो 7,600 रुपये आपका सरप्लस कहलाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ में आ गया होगा। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर सारी एडजस्टमेंट को ध्यान देना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग ऐड करना पड़ता है, प्रीपेड लेस करना पड़ता है, एडवांस लिया हो तो लेस करना पड़ता है। ठीक है। अगर वो अगले पिछले साल से रिलेटेड पैसे हैं तो उन्हें यहाँ पे नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर इसी साल से रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एडवांस है, एक्रूड है, तो आपको इसी साल में शो करना होता है। ठीक है। चाहे आपको प्राप्त हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन अगर आपका इसी साल से संबंधित खर्चे इनकम है तो इसमें आपको शो करना होगा। ठीक है। प्रश्न है कि गीता, सुनीता और शहनवाज आर पार्टनर्स। गीता, सुनीता और शहनवाज जो है वो पार्टनर्स हैं। गीता रिटायर हो रही है 31 मार्च 2020 को, तो यानी गीता मतलब पहली लड़की जो है वो रिटायर हो रही है 31 मार्च 2020 को ऑन दिस डेट, और उसी दिन द बैलेंस शीट शो द फॉलोइंग बैलेंस, और बैलेंस शीट में सब बैलेंस दिखा रखा है। रिजर्व फंड में 30,000 पड़े हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 15,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 10,000, इन्वेस्टमेंट में 50,000, स्टॉक में 8,000, पेटेंट्स के 6,000, मशीनरी के 1 लाख, गुडविल के 15,000। द फॉलोइंग इज एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स ऑन गीता रिटायरमेंट। गीता के रिटायरमेंट के समय जो पार्टनर के बीच में ये सब तय हुआ है। जैसे लिखता है पहला कि देयर इज नो लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए कोई भी लायबिलिटी या देयता उत्पन्न नहीं हुई है, तो पूरा पैसा आपका ये बच जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का पूरा 15,000 बच जाएगा, और ये पार्टनर जो है तीनों में बांट दिया जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में, जो कि जब नहीं दिया होता तो तीनों इक्वल ले लेते हैं। तो इसको बांटने की जनरल एंट्री आपको करनी होगी। तो इसकी बांटने की जनरल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू गीता कैपिटल अकाउंट, सुनीता कैपिटल अकाउंट, और टू शहनवाज कैपिटल अकाउंट। और जो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड है इसके 15,000, ये 15,000 तीनों में बराबर बढ़ जाएगा, 5,000 5,000 5,000, 1/3 1/3 1/3। ठीक है। अगला रिजर्व फंड इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। रिजर्व फंड ये आपस में नहीं बांटेंगे, लेकिन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको बाकी पार्टनर को लौटाना होगा गेनिंग रेशियो में। ठीक है। तो रिजर्व फंड में देखो कितना पड़ा है, 30,000। 30,000 का पार्टनर कौन रिटायर हो रही है, गीता। गीता का बनेगा हिस्सा 30,000 का 1/3। तो 1/3 जो है इसको सुनीता और शहनवाज भरेंगे, भरपाई करेंगे। जब हम रिजर्व फंड को नहीं बांटते हैं तो ये जो बाकी के जो पार्टनर हैं जो गेन करने वाले हैं इनको डेबिट कर देंगे, और टू रिटायरिंग पार्टनर। तो सुनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, शहनवाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गीता कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो गीता को कितने देने हैं, इस 30,000 का 1/3 यानी 10,000। तो गीता को 10,000 देना है, जिसको ये दोनों गेनी रेशियो में देंगे। अब जब तीनों पार्टनर इक्वल रेशियो में हैं तो एक के रिटायर होने पे इनका गेनी रेशियो भी 1-1 आएगा। तो 10,000 का आधा 5,000 ये 5,000 ये देगी। ठीक है। तो जनरल एंट्री बनेगा सुनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, शहनवाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गीता, 5,000 इसमें, 5,000 इसमें, और 10,000 रुपये इसमें आ जाएगा। गुडविल ये रिजर्व फंड का एडजस्टमेंट है। ऐसे कहता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 46 हो गई है। अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि जो इन्वेस्टमेंट है इसकी वैल्यू 50,000 है, और अब आपकी 46,000 हो गई है। 4,000 का नुकसान है। नुकसान होने पर जो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में लिखा जाता है। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी रिटायरमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। 4,000। यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखेंगे, अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट का नुकसान हुआ है अगर इसके लिए कोई फंड है तो उस फंड से इसकी भरपाई की जाएगी,
और यहाँ पे हमने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा था 10 का, तो इन्वेस्टमेंट में 50 से 46 होने से 4000 का लॉस है, तो इस हानि की भरपाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से की जाएगी। तो जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो 4000 वहाँ से इसकी भरपाई कर देगा 10,000 में से, तो बचेंगे 6000, और जो 6000 आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बचते हैं उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो 6000 को इन तीनों में बराबर बराबर बांट देंगे, तो तीनों में 2-2 हज़ार रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा आंसर मैच कर लेंगे। पहला बताया था आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड में कोई भी क्लेम नहीं आया है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू गीता कैपिटल, टू सुनीता कैपिटल अकाउंट और टू शाहनवाज कैपिटल अकाउंट, तीनों में बराबर बढ़ जाएगा। तो 15,000 तीनों में 1/3 बांटने पे 5,000 5,000 5,000 आ जाएगा। अगला है कि जनरल रिजर्व पार्टनर आपस में रिजर्व फंड नहीं बांटेंगे, तो उनको एडजस्ट करना होगा। एडजस्टमेंट करने के लिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर करना पड़ता है। तो गेनिंग कौन करेगा? जो रिटायर नहीं हो रहा है, यानी सुनीता और शाहनवाज, इन दोनों को कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू गीता को दे देंगे गुडविल जनरल फंड का, रिजर्व फंड का हिस्सा। तो रिजर्व फंड 30,000 था, 30,000 का 1/3 10,000 इसको दे देंगे, और 10,000 में से ये दोनों गेनी रेशियो एक एक में देंगे 5,000 5,000। अभी पढ़ा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट करना था, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 4,000 का लॉस है, वहाँ डालना था 10,000 में से, बचे 6,000। 6,000 को तीनों पार्टनर गीता सुनीता शाहनवाज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और वही बराबर बराबर 6,000 का, तो तीनों में हिस्सा बराबर जाएगा 2,000 2,000 और 2,000। उसके बाद यहाँ पर एक और है चौथा पॉइंट कि स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाय 2,000। कहता है स्टॉक जो है ना उसको 20% जो है 20% जो है उसे अंडर वैल्यू लिख रखा है, यानी उसे कम मूल्य पे लिख रखा है, तो ये फ़ायदा है। तो पहले देखेंगे स्टॉक कितना है, तो स्टॉक देखेंगे कितना है। तो स्टॉक था अभी 8,000, तो 8,000 का 20% यानी अंडर वैल्यू यानी कम शो कर रखा है, तो 8,000 का 20% कम कर रखा है, तो 8,000 का 20% कितना हो जाएगा? तो 8,000 का 20% बनता है आपका, तो अगर 20% कम दिखाया है तो 80% दिखाया होगा, और 80% 8,000 बन रहा है। 80% 8,000 बन रहा है, तो 80% जो है वो आपका 8,000 रुपये बन रहा है, ठीक है। क्योंकि 20% आपने अंडर वैल्यू लिख रखा है, यानी आपने 20% कम लिखा है, तो आपने 80% को 8,000 लिखा है। तो 1% के लिए ये कट जाएगा, तो 1% के लिए आएगा 100, और 100% के लिए आ जाएगा ये 10,000। तो 10,000 का था लेकिन आपने 8 लिख रखा है, 2,000 का गेन हो गया, तो 2,000 की गेन की जनरल एंट्री होगी। फ़ायदा हो गया ये, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आएगा, और जनरल एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला एंट्री देखेंगे। अगला लिखा है कि पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स जो हैं वो मूल्य विहीन हो गए, ये नुकसान हो गया। तो पेटेंट्स के जो नुकसान हो गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स में लिख देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट, पूरे आपका 6,000 का नुकसान हो गया, 6,000 दिया था पर्सन में। ऐसे यहाँ पर लिखा है कि मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाना है 20%, ये लिखा मशीनरी इज डेप्रिसिएट बाय 20%। तो मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाओगे 20%, तो मशीनरी 1,00,000 की थी, उसका 20% डेप्रिसिएशन लगाने पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 20,000 आ जाएगा। तो 20 से 26,000 रुपये टोटल यहाँ पे हम शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुडविल इज वैल्यू 60,000, गुडविल की वैल्यू 60,000 है। तो गुडविल की वैल्यू दो दी हुई थी, एक हमें बैलेंस शीट में भी दी हुई थी और एक हमें यहाँ भी दी हुई थी। तो बैलेंस शीट की जो गुडविल दी हो और ये दी हो, तो हमारे पास उपाय होता है कि हम जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है उसे कुछ ना कहने पर रिटर्न ऑफ कर देते हैं। और आगे लिखा भी है कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री टू अबो इफेक्ट एंड एज्यूम दैट गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो गुडविल है इसे पार्टनर में आपस में एडजस्ट करना है उनके कैपिटल अकाउंट के माध्यम से। तो इसके लिए हम जो पुरानी गुडविल है उसे पार्टनर में बांट देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो वो हानि है, हानि बढ़ने पे जो गुडविल जो है उसे क्या करना पड़ेगा, गुडविल को आपको क्रेडिट करना होगा, ठीक है। तो गीता और ये हानि से आपकी पार्टनरशिप कैपिटल कम होती है, तो जनरल एंट्री होगी कि गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट और शाहनवाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल
और गुडविल बैलेंस शीट में 15,000 थी, तीनों में बराबर का हानि हो जाएगा 5,000 5,000 5,000, और इस हानि से तीनों की कैपिटल कम हो जाएगी। तो इसीलिए गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाहनवाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल हो जाएगा। और अभी की जो गुडविल है 60,000, उसका 1/3 जो है गीता को देंगे। तो 60,000 अभी यहाँ पे बोला था ना कि गुडविल की वैल्यू जो है वो 60,000 है, तो 60,000 का 1/3 यानी 20,000 रुपये निकलने हैं सुनीता के, सॉरी गीता के। तो गीता रिटायरिंग पार्टनर है तो उसे कैपिटल क्रेडिट करेंगे और उसको गेनिंग पार्टनर भरेंगे। तो गेनिंग कौन है? सुनीता और शाहनवाज, और ये दोनों बराबर भरेंगे। 20,000 का था, 10,000 10,000। तो जनरल एंट्री बनेगी सुनीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाहनवाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गीता's कैपिटल अकाउंट। तो लगभग हमने यहाँ तक सारी एंट्री कर दी है। अब आखिरी में क्या होता है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के चेक करेंगे कि कौन सी साइड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे आप, ऐसे कॉपी में रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और पता करेंगे कहाँ कहाँ फ़ायदा था, कहाँ कहाँ नुकसान था। तो यहाँ पर आप ढूंढेंगे तो कहाँ कहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, ये आपका हो रहा है 2,000। तो ये आपका रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा 2,000, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 2,000 के बाद यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में 26,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पेटेंट्स और 2 मशीनरी, तो ये नुकसान आ रहा है आपका 6,000 इसका, 20,000 इसका, ठीक है। तो ये जोड़ने पे आपका ये 26,000 साइड आ रहा है और ये साइड आपका 26,000 लिख दोगे। तो 26 में 2 गया 24,000, 24,000 का ये क्या है? ये लॉस है, इस तरफ आपका लॉस आएगा। तो आप लिख दोगे बाय लॉस। और लॉस पार्टनर में बढ़ जाएगा तीनों में, गीता में, सुनीता में, और पार्टनर कौन था? गीता, सुनीता और शाहनवाज, तीनों में बढ़ जाएगा बराबर। तो 24,000 के बराबर 8,000 8,000 8,000 बढ़ जाएगा। तो जनरल एंट्री बनेगा गीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाहनवाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये रहा आपका गीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाहनवाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और नरेशन लिख देंगे बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर। तो ट्रांसफर कर दिया है रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे यहाँ से। अगला प्रश्न है और में आएगा पास नेसेसरी जनरल एंट्री। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित केसों में आपको डिसोल्यूशन के समय होने वाली जनरल एंट्री पास करनी है। पहला बोला है कि एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 9,000, तो 9,000 रुपये का जो एक्सपेंस हुआ डिसोल्यूशन का, उसकी आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो ये जो खर्चा है ये हमारे फर्म के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ने पे आपको क्या एंट्री करनी है? तो ये आपको एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और नरेशन लिखेंगे बिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड 9,000 9,000, ठीक है। ऐसे अगला कहता है एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 3400 वर पेड बाय ए पार्टनर विशाल। कहता है ये जो खर्चा है डिसोल्यूशन का 3400, इसका भुगतान पेड करेगा कौन? पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स विशाल करेगा। तो कह रहा है कि एक्सपेंस डिसोल्यूशन का 3400 पेड बाय, मतलब इस पार्टनर के द्वारा पे किया गया। तो इस पार्टनर के द्वारा पे किया गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो विशाल कैपिटल अकाउंट होगा। तो विशाल के कैपिटल में हम जमा करा देंगे और बाद में जो किस विशाल है इसको पे कर देगा। तो विशाल के माध्यम से पे किया गया था, इसलिए विशाल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अगला है कि शिव एक पार्टनर है, एग्री टू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन, वो सहमत हो गया है डिसोल्यूशन का कार्य करने के लिए फॉर ए कमीशन, और इसके लिए से कमीशन चाहिए 4500 रुपये। ही आल्सो एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वो इस बात से भी सहमत है कि वो डिसोल्यूशन के खर्चे खुद बियर करेगा, और एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस, जो वास्तविक डिसोल्यूशन के खर्चे थे वो 3900 थे, ओवर पेड फ्रॉम द फर्म्स बैंक, और उसे फर्म के बैंक से पेड किए गए, ठीक है। तो रियलाइजेशन के लिए जब हमने उस पार्टनर को हमने 4500 रुपये का जब तय कर लिया है, आगे वो खुद कह रहा है कि मैं भर दूंगा, तो उसमें मतलब नहीं है। हम उसको आज हम पैसा दे देंगे और शिवम के खाते में जमा कर देंगे। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
शिवा कैपिटल अकाउंट, तो पहले पैसा उसके ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में 45,000 सॉरी 4500 और अब उसको जो है वो बैंक से पे करेगा। फर्म जो है डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। पार्टनर के मतलब पार्टनर के बिहाफ से फर्म पे करेगी तो शिव की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। अगला है पांचवा एंट्री, सॉरी चौथा। नवीन जो है, नवीन एक पार्टनर है, एग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क ऑफ फॉर विच ही वाज अलो ए रेमुनरेशन ऑफ 3,000। कहता है नवीन एक पार्टनर है, वो सहमति हो गया कि वो देखरेख करेगा डिसोल्यूशन का काम और उसके लिए उसे अलो करेंगे हम रेमुनरेशन, यानी इसको हम पारिश्रमिक सैलरी देंगे 3,000। नवीन आल्सो एग्री बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और वो कह रहा है मैं ना डिसोल्यूशन का एक्सपेंस भी बियर करूंगा और एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन 2700 पेड बाय द नवीन, और इसके जो एक्चुअल जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है वो नवीन ने पेड किया। तो इसके लिए क्या करा जाएगा, तो इसके लिए पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नवीन कैपिटल लिखना पड़ेगा पहले, रिमोनरेशन अलाउड टू नवीन फॉर लुकिंग आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क, तो 3,000 उसको दे दिया गया। अब आगे लिखा था कि वो जो रिमोनरेशन अलाउ किया था नवीन को फॉर लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क, ठीक है। अगला है उसके बाद विवेक एक पार्टनर है, वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क, उसको भी डिसोल्यूशन के लिए रखा गया था 7,000 रिमोनरेशन पर। ही एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वो भी 6500 वर पेड बाय ऋषि अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ विवेक के बिहाफ पे ऋषि को पेड किया गया। तो जिसको पेड किया जाएगा तो जनरल एंट्री बनेगी कि पहले तो हमने इसको विवेक को देंगे पैसा, तो बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विवेक कैपिटल अकाउंट, और अब विवेक से ऋषि को पैसा देंगे तो विवेक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऋषि कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय ऋषि ऑन बिहाफ ऑफ विवेक, तो विवेक के बिहाफ पर ऋषि के द्वारा पे किया गया तो ऋषि के खाते में हम जमा करा देंगे, और विवेक ने कहा था तो विवेक के कैपिटल से कम कर देंगे, तो जिसकी कैपिटल कम करते हैं उसे डेबिट करते हैं और जिसके खाते में जमा करेंगे उसकी कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट करेंगे। तो इसीलिए यानी विवेक के बिहाफ पे ऋषि को देना था, तो विवेक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऋषि कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि गौरव एक पार्टनर है, वर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन, उसे भी डिसोल्यूशन के काम के लिए रखा गया था और फॉर कमीशन उसे कमीशन 12,500 दिया गया। एंड ही एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वो भी सहमत करता है कि वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस को बियर करेगा, सहन करेगा। एंड गौरव टुक ओवर फर्नीचर, और गौरव ने फर्नीचर ले लिया 12,000 का ऑन हिज कमीशन, अपने कमीशन के बदले उसने फर्नीचर ले लिया। तो जब कोई पार्टनर जो है कोई एसेट्स ले लेता है किसी चीज़ के बदले में तो उसे कोई एंट्री नहीं करते हैं। तो द फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन में हम पहले भी ट्रांसफ़र कर चुके हैं इस फर्नीचर को, तो क्या होगा, तो पार्टनर को जो फर्नीचर ट्रांसफ़र कर दिए हैं और उसके बदले उसको किसी काम के बदले उसने अपने लोन या कोई कर्जे के बदले उसने ये फर्नीचर ले लिया है, तो नो एंट्री करते हैं। नहीं तो करना चाहें तो हम ये भी एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। पहले तो गौरव को दिया गया है खर्चा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गौरव कैपिटल अकाउंट, ये लिखेंगे बीइंग रिम्यूनरेशन गिवन टू गौरव को पारिश्रमिक दिया गया। और अब जो है गौरव के कैपिटल से रियलाइजेशन का खर्चा पूरा होगा, तो गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय गौरव ने जो है रिम्यूनरेशन के तौर पे फर्नीचर को टेक ओवर कर लिया था। या इसकी जगह हम यहाँ पे लिखता है नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को नील कर देंगे। रियलाइजेशन डेबिट था, क्रेडिट भी हो गया, फिर गौरव यहाँ डेबिट भी था, क्रेडिट भी हो गया, तो ये सब एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे तो नील भी होगा, ठीक है।